Good morning children, welcome to E classes। टेक्सचुअल पोर्शन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 11th चैप्टर का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने किया था, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा। प्रीतिकर मतलब प्यार भरा, और मानवीय भी होगा। मानवीय मतलब मानवता से भरा हुआ, जिसमें इंसानियत हो। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो नहीं हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा जो पार्ट 1 है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेखक और उनकी पत्नी ग्वालियर गए हुए हैं। वहाँ पर एक मोहन नाम का रिक्शा वाला है, ऑटो वाला, उससे मुलाकात हो जाती है और दिन भर उनको घुमा के आया। और अब उनकी पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने कहा कि चलो हमारे रूम में चलो और चाय नाश्ता पानी कर लेते हैं। अब वह अपनी आप बीती बता रहा है कि वह पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी ऑटो का थामन उसने कैसे थाम लिया। और ग्वालियर में यहाँ पर कोई भी अपना नहीं था, और फिर उसे अपना शहर छोड़कर क्यों यहाँ पर, आगरा से यहाँ पर आना पड़ा, है ना। और एक लड़की से उसने शादी कर ली थी। क्यों शादी की थी वो पूरी आप बीती यहाँ अपनी कथा सुना रहा है कि एक लड़की अचानक से हैरान थी, भयभीत थी, ऐसी अवस्था में आती है और क्यों मुझे इसके साथ शादी करनी पड़ी। हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो नहीं हो जाएगा। ये लोग थानेदार के पास गए थे ये समस्या लेके कि इसके पिता जो हैं लड़की के, वो बड़ी उम्र के अधेड़ व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब विवाह हो जाएगा और बदले में पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, दहेज देनी नहीं पड़ेगी। उल्टा लड़का जो है वो लड़की के माता पिता को क्या कर देगा, पैसे दे देगा। इसीलिए इस यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, बेच रहे हैं। तो समस्या ये थी कि विवाह एकदम कैसे हो जाएगा। लड़की ने भी हाँ बोल दिया कि हाँ मैं इसके साथ तैयार हूँ शादी करने के लिए, और मोहन ने भी हाँ कर दिया। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। अब संकट, मुसीबत ये थी कि लड़की को घर जाने दूंगा तो उसको माता पिता को पता पड़ जाएगा कि ये तो लड़की घर छोड़ के चली गई थी। और कहाँ चली गई थी, अब वापस घर छोड़ के ना चली जाए, इसलिए ना माता पिता क्या कर देंगे, उसे बेच देंगे, अर्थात अधेड़ व्यक्ति के साथ विवाह करा देंगे। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज़ होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस भी कर सकते हैं कि ये जो लड़का है, हमारी बेटी की शादी तय हो चुकी है और हमारी बेटी को भगाकर लेके चला गया है, इसलिए हमने इस पर केस कर दिया है। ये भी मुसीबत आ सकती थी। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रख देता हूँ। नारी निकेतन का मीनिंग होता है महिला घर। नारी निकेतन, नारी मतलब स्त्री, महिला, निकेतन का मीनिंग होता है घर। अब हमारे देश में ऐसी बहुत सारी NGO बनी हुई होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि प्राइवेट बनी हुई होती हैं। यहाँ यूँ कहें कि सरकार की तरफ से भी कुछ बने हुए होते हैं नारी निकेतन, कि ऐसी औरतें, मान लीजिए वह विधवा हो गई है या छोटी उम्र में इसके पति की मृत्यु हो गई है, तो कई लोग जो होते हैं गांव में वो मानते हैं कि इसका कदम इतना भारी था, ये मेरे बेटे के लिए अपशकुनी थी, इसके आते ही मेरे बेटे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, काल खा गया, मेरा लड़का संसार छोड़ के चला गया। तो ऐसे रीत रिवाजों में बंधे हुए या पुरानी सोच के जो लोग होते हैं वो ऐसी महिलाओं को क्या कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। मान लीजिए उसके माता पिता नहीं हैं तो वह मायके में भी नहीं रह सकती, कहीं पे भी उसे आश्रय नहीं मिलता, तो ऐसी औरतों को कहाँ रखा जाता है, नारी निकेतन में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहा कि वहाँ पे रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। लड़की को बोलता हूँ कि तुम अपने माता पिता के खिलाफ क्या करो, खिलाफ मतलब अगेंस्ट में कंप्लेन लिखाओ कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी क्या करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, वो भी अधेड़ व्यक्ति के साथ। अर्थात तुम उससे शादी करना चाहती नहीं हो क्योंकि वह तुम्हारी उम्र से दुगुनी उम्र का लड़का है या आदमी है। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं। अब जब कोर्ट में इंसान शादी करने जाता है तो 2-3 जने प्रूफ के तौर पे चाहिए होते हैं कि वो लोग साइन करते हैं कि हाँ मैं इस इंसान को, इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ। तो वहाँ पे प्रूफ के तौर पे कौन रहे थे, थानेदार स्वयं रहे थे। मुझे तो इस घटना पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। कथा मतलब कोई काल्पनिक कहानी सुन रहा हूँ। लेखक ने ये सेंटेंस कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे परोपकारी थानेदार भी होते हैं क्या। आप सही कह रहे हैं बाबूजी।
लेकिन ये थानेदार कवि भी है, अर्थात ये पुलिस वाला भी है और साथ साथ कविताएं भी लिखता है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता भी है। कवि सम्मेलन का मीनिंग होता है सेमिनार, अपनी पोयम प्रस्तुति करने का सेमिनार। और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती हैं। मानवीय मतलब मनुष्यता और संवेदनाएं मतलब फीलिंग्स। इसकी जो कविताएं होती हैं उसमें केवल क्या भरी रहते हैं, मनुष्य के प्रति अच्छी भावनाएं, एहसास, है ना। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा मतलब ईश्वर का अवतार। कोई जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो ईश्वर हमारी किसी न किसी रूप में अवतार के रूप में, किसी न किसी रूप में मनुष्य के रूप में आ जाते हैं और हमारी सहायता अवश्य करते ही हैं। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। खफा मतलब नाराज़ हो गए और घर से निकाल दिए गए। एक तो मैंने उनकी साली से विवाह नहीं किया, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। अब जैसे ही थानेदार के साथ मिलकर कोर्ट में उन्होंने शादी कर लिया, मंदिर में शादी कर ली, जैसे ही घर जाते हैं तो भैया भाभी दोनों खफा हो गए। क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी लड़की की सगाई टूटती है तो हमारे समाज में लड़के वाले के नुक्स नहीं निकाले जाते हैं, उनकी नेगेटिव पॉइंट उछाली नहीं जाती। हमेशा दोष किस पे आता है, लड़की पे ही आता है कि ज़रूर कुछ लड़की में खामी होगी ना, इसीलिए लड़के वालों ने क्या कर दी, सगाई तोड़ दी, रिश्ता ठुकरा दिया है। अब जब लड़की की सगाई टूट जाती है तो उसका विवाह या उसका रिश्ता दूसरी जगह होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में निभा होना कठिन था। निभा मतलब गुजारा होना, गुजरान चलाना कठिन था। पराए शहर में भले कोई अपनापन न हो, किंतु वह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है। अब आगरा में तो कोई भी हाँ, सब अपने थे, भैया भाभी थे, शहर अपना सा था, लेकिन है ना फिर भी परायापन लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रात दिन है ना, यदि मैं भाभी के साथ भैया के साथ रहता भी तो फिर रात दिन भाभी भैया की क्या सुनते रहते, हम ताने सुनते रहते, परेशानी होती रहती, या उनका चिड़चिड़ा व्यवहार हमें सहन करना पड़ता, क्योंकि उनकी साली के साथ या भाभी की बहन के साथ मैंने रिश्ता तोड़ दिया। तो रात दिन अप्रीतिकर मतलब जिसमें प्रेम न हो, उद्विग्न करता रहता मतलब परेशान करता रहता। उस अपनेपन से तो ये परायापन बहुत ही अच्छा है। भले यहाँ ग्वालियर में कोई भी अपनापन नहीं था, लेकिन उस अपनेपन की तुलना में ये परायापन बहुत अच्छा है, जहाँ पे कोई परेशानी या ताना नहीं सुनाया जाएगा। सही कह रहे हो, यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया। दामन थाम लिया मतलब स्वीकार लिया, कोई और नौकरी मिल नहीं रही थी, उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग नारी के हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। हित मतलब भलाई में, कि कभी भी कहीं लेक्चर देना हो तो कहते हैं कि नारी जो है वो शक्ति है, वुमन एम्पावरमेंट है, उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं सर्जन की, वो साक्षात देवी का रूप है। लेकिन घर में देखो तो अपनी पत्नी के साथ, अपनी घर की नारियों के साथ अत्याचार करते रहते हैं। तो लेक्चर देना आसान है, और लेख कविताएं लिखते रहते हैं। लेख मतलब आर्टिकल, कविताएं मतलब पोयम भी लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में उतारते नहीं हैं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से, सहज का मीनिंग होता है आसानी से, एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। दुर्दशाग्रस्त मतलब मुसीबत में फंसने से पहले उसे क्या कर लिया, बचा लिया। अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। सम्मानपूर्वक लगा लेना मतलब अपने जीवन का हिस्सा बना दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो उसे उसका एक बार उद्धार किया मतलब मुसीबत से बचाया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। प्रायः मतलब कई बार, अक्सर, संकटों से उबारती है मतलब मुसीबतों से मुझे बचाती रहती है। क्योंकि यहाँ पे ना अपना मकान था, न नौकरी थी, न कोई प्रॉपर्टी था, न कोई पैसा था, बस खाली हाथ हम लेकर यहाँ पे चले आए थे ग्वालियर। और ऐसे में उसने हर चीज़ में एडजस्ट कर लिया। ये अर्थात वह मुझे हर बार मुसीबतों से बचाती रहती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई। वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया था, कितना बड़ा हो गया, अर्थात उसकी सोच बहुत बड़ी थी। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। स्टेशन लेके आ गया मतलब रेलवे स्टेशन। उससे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, मुझे किराया नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक का मीनिंग होता है डेली वेजेस।
कि हम मेहनत करते हैं पूरा दिन और उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं पारिश्रमिक। कोई दान थोड़ी ना दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ऐसे लग रहा है मुझे कौन मिल गए हैं आपके रूप में, माँ बाप। इस सुख के आगे पैसे का तो कोई मोल ही नहीं है। मोल मतलब वैल्यू, कि आपने जो प्यार दिया है, अपनापन मिला, उसके आगे 500 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। पैसे तो और लोगों से भी कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। शोषण मतलब अत्याचार, अर्थात तुमने मेहनत की और मैं बदले में पैसे न दूँ तो ऐसे कहलाएगा मैंने तुम पर अत्याचार किया है। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। कहा मैंने पूरा दिन डीजल जलाया है, आपको घुमाया है, ठीक है मैं पैसे ले लूँगा, लेकिन 500 रुपये लूँगा तो ये तो ऐसे हो जाएगा मैंने हद से ज़्यादा आपसे पैसा ले लिया है। ये कह के वह 500 का नोट लेकर 300 रुपये वापस करने लगा, अर्थात 200 रुपये काटे उसमें से। बोला मुझे इतना पराया न करिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास आ ही गया है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। कहा तुम फ़ोन करते रहना या मैं भी तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम ये 300 के 300 रुपये वापस ले लो। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो ये कैसी शर्त रख दी आपने बाबूजी, अर्थात पैसे लिए लेकिन बेमन से लिए, दिल से नहीं लिए, क्योंकि उसने मजबूरी में पैसे लिए, उसकी इच्छा नहीं थी 300 रुपये वापस लेने की। कुछ क्षण बाद बोला बाबूजी आपका फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन ने कहा मैंने आपका नाम नहीं पूछा, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। तो लेखक का नाम है सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। एक वाक्य के रूप में या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है, आप प्रिपेयर करना इनको। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता ही रहा। निहारता मतलब देखता ही रहा, बहुत ही अपनापन उसकी आँखों में झलक रहा था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। टाइटल था एक यात्रा यह भी, कि यात्रा करते हैं तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेखक ने अपना अनुभव बताया है कि एक व्यक्ति, एक साधारण सा लड़का पढ़ा लिखा है और उसके मन में नारी के प्रति इतने उच्च विचार होंगे, तो इस प्रवास से, इस यात्रा से मुझे कितना कुछ सीखने को मिला। इसीलिए टाइटल क्या रखा है, एक यात्रा यह भी। शब्द समूह यात्रा भीरु, अंटशंट, वांछित, अधेड़, अहम बात, उबारना, से बाहर निकालना। एक वाक्य में उत्तर लिखें, ये करने हैं आपको। 2-3 वाक्य में विस्तार में उत्तर लिखें। किसने किससे कहा और क्यों, ये भी करना है। सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर देंगे। ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पे पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। बात करते हुए मोहन रुक गया, चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। लेखक को मोहन की बात, कहानी, कथा सुन रहे हैं ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार भी कर सकता है। मोहन ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया समझा न जाए। मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करें। ये सारे मुहावरे के अर्थ जो हैं आपको आगे दिए हुए हैं, है ना। दामन थाम लेना शायद आगे नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ से देख लेंगे। दामन थाम लेना, स्वीकार कर लेना, इन पर आपको क्या बनाने, वाक्य बनाने हैं। विरोधी शब्द लिखें, वांछित, अवांछित, साथ साथ पेंसिल से लिखते जाएंगे। परिचित, अपरिचित, समस्या, समाधान, मसीहा, दानव, प्रीति, अप्रीति, घृणा भी कह सकते हैं, नफरत भी कह सकते हैं, संतोष, असंतोष, शोषण, पोषण। शरबत वाली श है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा, पोषण। ओके, ये चैप्टर आपको इतना करना है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर का इनडायरेक्ट मीनिंग भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।